पहला चैप्टर है इकाई 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी अर्थव्यवस्था क्या है और इसका किस प्रकार विकास हुआ, इसके विकास का इतिहास क्या था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया और इसके अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से दोहन किया और उन्होंने अपने हित के लिए इसका भरपूर लाभ उठाया और इसके संसाधनों को अपने देश के विकास के लिए भरपूर दोहन किया। जैसा कि इतिहास में भी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसका भी अर्थ है कि सोने की चिड़िया कहने से हमारा तात्पर्य है कि भारत में धन संपत्ति और कई प्रकार की आर्थिक संसाधनों की प्रचन्नता थी, प्रधानता थी। इस कारण से लोग भारत को शोषित करते थे, भारत के संसाधनों को अपने देश के लिए, अपने देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ले जाते थे। तो जैसा कि इस किताब में, जैसा कि हमने वादा किया था, हमारी अर्थव्यवस्था कक्षा 10 भाग 2, तो इसमें हम जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली। उससे पहले यह अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो लगातार अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शोषण किया। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में हम जानें कि अर्थव्यवस्था का परिचय, एक सामान्य परिचय, जैसा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, जिसके अंतर्गत यहाँ के जितने भी आधारिक संरचना थे उनका विकास केवल उन देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया गया था। तो इस प्रकार भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश एक प्रकार की गुलामी एक प्रकार की है। जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत उसके व्यापारिक मामलों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो शासक देश शासित देश का उपनिवेशक कहलाता है। यानी शासक देश जो है उपनिवेशक कहलाएगा और जो शासित देश है वह उपनिवेश कहलाएगा। तो भारत और ब्रिटेन में अगर हम बात करें, भारत और ब्रिटेन की, तो इसमें से जो भारत है ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था और जो ब्रिटेन है वह भारत का उपनिवेशक था। यानी भारत के आर्थिक मामलों में, भारत के व्यापारिक मामलों में ब्रिटेन का भारत पर प्रभुत्व स्थापित था। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी गतिरोध स्थिति में पनपी है। इसके हस्तशिल्प, जैसा कि प्राचीन काल में हस्तशिल्प उद्योग में और उसके बाद में अन्य कई कला उद्योगों में भारत की प्रधानता पूरे विश्व भर में थी। तो उपनिवेश की परिभाषा इसमें दी गई है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। पुनः हम बताते हैं कि शासक देश शासित देश का, ये शासक देश ब्रिटेन था और शासित देश भारत है। तो ब्रिटेन जो है भारत का यह उपनिवेशक है और भारत ब्रिटेन का ये उपनिवेश है। उपनिवेश को अंग्रेजी में कॉलोनी भी बोलते हैं, COLONY, यानी भारत जो है ब्रिटेन का कॉलोनी था। अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। हम सभी देखते हैं कि हमारे आसपास सभी लोग कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि कोई शिक्षक है तो वो पढ़ाने का काम करते हैं, किसान है वह खेतों में काम करते हैं, व्यापारी है जो अपने व्यापार संबंधी कार्य करते हैं। यानी सभी लोग कुछ न कुछ कार्य में लगे रहते हैं। तो यही क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है। यानी सभी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आय प्राप्त करना। हम अभी मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी उद्देश्य है यहाँ पे आय प्राप्त करना, एक उद्देश्य है। और साथ ही साथ एक यह भी उद्देश्य है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है आप तक पहुँचाएं। तो जितने भी क्रियाएं हैं उन सभी का उद्देश्य क्या है? आय प्राप्त करना, यानी अर्थ, धन संबंधी से जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि हम लोग वैश्वीकरण की इस दुनिया में रहते हैं तो अर्थ का, धन का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है।
तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो इन आर्थिक क्रिया में विभिन्न प्रकार के क्रिया जैसे कि व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, कृषि हो गया, संचार हो गया, सेवा हो गया इत्यादि, जो जितने भी क्रियाएं हैं वे सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्योंकि इन सभी क्रियाओं से अगर देखा जाए तो हमें आय की प्राप्ति होती है, यानी इनकम होता है। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। यानी अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं इकोनॉमी कहते हैं और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ECONOMY यानी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है और उन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से जीविका का उपार्जन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए व्यापार, बैंकिंग, कृषि, संचार, सेवाएं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं और इन आर्थिक क्रियाओं से हमें आय का सृजन होता है और साथ ही साथ सेवा का भी सृजन होता है। अब सेवा में जैसे कि मान लीजिए संचार एक सेवा है, जैसे मान लीजिए कॉल करना है या कहीं पे जाना है, यात्रा करना है, आवागमन करना है, परिवहन, तो वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। तो जितने भी जैसे व्यापार, बैंकिंग, कृषि, सेवा, ये सब जो हैं वे सभी जो हैं एक आर्थिक क्रियाएं हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है कि एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इन क्रियाओं के माध्यम से जीविका का उपार्जन किया जाता है, आजीविका प्राप्त की जाती है। तो ये सभी जो हैं एक तंत्र के रूप में, एक ढांचा के रूप में कार्य करता है और यही जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो यह एक प्रकार से वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन भी करता है और दूसरा जो है यह रोजगार भी प्रदान करता है। तो इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो है दो प्रमुख कार्य करता है। पहला कार्य क्या करता है? यह पहला कार्य करता है पहला कार्य क्या करता है? पहला कार्य यह करता है वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करता है। पहला कार्य वस्तु एवं सेवा का उत्पादन और दूसरा कार्य है लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यानी इन क्रियाओं में जैसे कि बैंकिंग हो गया, कृषि हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, तो इन सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसा कि हमने पूर्व में जाना था कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, यानी वैसी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, आमदनी प्राप्त होता हो, तो वे सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। उसके बाद में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार की इन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, इन आर्थिक क्रियाओं को किया जाता है और इसके बदले में जीविका का उपार्जन किया जाता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में हम जाने कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है। पहला कि वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, जैसे कि मान लीजिए साइकिल का उत्पादन, स्मार्टफोन का उत्पादन, अभी जिस चीज़ से हम लिख रहे हैं इसका भी उत्पादन, ये सभी जो है एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। और साथ ही साथ ये एक रोजगार भी प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए इसको बनाने वाले को यह एक रोजगार के रूप में हुआ, तो उसको एक आय की प्राप्ति भी हुई, वस्तु का उत्पादन भी हुआ और साथ ही साथ यह एक रोजगार भी मिला। और हम अभी पढ़ा रहे हैं तो ये एक प्रकार का सेवा हुआ। तो ये दोनों क्रियाएं जो है वह एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती है। अब कुछ जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा दी है, आइए हम उसको जानते हैं। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है आर्थर लेविस। आर्थर लेविस का कथन है, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है
किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को राष्ट्र से जोड़ा, यानी कोई भी राष्ट्र जो भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो भी जैसे मानव की जो 3 आवश्यकताएं हैं आधारभूत, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कई हैं, तो उनमें से जो भी मानवीय आवश्यकताओं की जो संतुष्टि करता है, ठीक है, और जिसके लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है संपूर्ण व्यवहार से, तो वही जो है वह अर्थव्यवस्था कहलाती है आर्थर लेविस के अनुसार। उसके बाद में एक और प्रमुख अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम ब्राउन है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इन्होंने बताया है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ब्राउन के अनुसार इन्होंने परिभाषा दिया कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत संपादित की जाती है, यानी जीविका उपार्जन किया जाता है। तो उन्होंने एक सरल परिभाषा एवं सटीक परिभाषा दिया है कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। प्रश्न पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ में कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो कह सकते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, या अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। किन्होंने कहा था, तो किन्होंने कहा था, ब्राउन ने कहा था। और भी कुछ अर्थशास्त्री हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जितने भी लोग आपको आसपास दिखते हैं सभी किसी न किसी आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। वस्तु एवं सेवा का उत्पादन भी होता है, साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी मुहैया होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था, तो अलग अलग देशों का, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था अलग अलग होता है। जैसे हम अभी बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत का एक जितना भी बाउंड्री है इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आए सम्मिलित है मान लीजिए, तो वे सभी भारत के अंतर्गत आएंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये पूरे बिहार राज्य से संबंधित है। तो उस देश की, उस राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, उस राज्य में कौन कौन वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, क्या क्या रोजगार है, तो इन सभी का जो एक अध्ययन है वह अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था जिसमें 28 राज्य अभी वर्तमान में जो हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जितने भी जिले हैं उन जिलों में क्या क्या उत्पादन होता है, क्या क्या सेवाओं का सृजन होता है, कौन कौन से रोजगार उपलब्ध हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बाद में हमने जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार गतिरुद्ध थी। जैसा कि भारत अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा था और वे भारत को उपनिवेश बनाए थे। उपनिवेश यानी उसके व्यापारिक मामलों पर सीधे शासक देश का हस्तक्षेप होता है। तो भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, यानी जो शासित देश है, जिस पर शासन किया गया है, वो जो है शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। उसके बाद हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो हमने जाना कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, बैंकिंग है, कृषि है, परिवहन है और संचार है, व्यापार है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है और इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है और रोजगार का सृजन होता है। उसके बाद में हमने आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा को जाना कि उन्होंने किस प्रकार अर्थव्यवस्था की परिभाषा दिया। उसके बाद में ब्राउन के संक्षिप्त एवं सटीक परिभाषा को जाना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी यह एक आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक देशों की अर्थव्यवस्था जो है वह अलग अलग होता है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो भारत भर में जितना भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है वे सभी भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को हम अभी जानेंगे।
आइए अब हम हमारी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, यानी जितने भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उनका उत्पादन किस आधार पर किया गया है या किन किन वर्गों में किया गया है, उसका अध्ययन हम अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा में करते हैं। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। तो यह 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है इसको कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं, यानी इनमें कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं, कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, यानी जो क्रियाएं भूमि से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, इसके अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत खनन को भी शामिल किया जाता है। जो दूसरा क्षेत्रक है उसको हम विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्रक भी उसको कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत गैस और बिजली का काम भी इसके अंतर्गत आता है, निर्माण कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, जीवनोपयोगी सेवाएं जैसे कि गैस और बिजली जो है इसके अंतर्गत यानी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे। और तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं आएंगे, जैसे कि परिवहन आएगा, संचार आएगा इत्यादि। जो जितनी भी क्रियाएं हैं सेवा से संबंधित वे सभी जो हैं तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। बैंकिंग की सुविधा जो हमें प्राप्त होती है वे सभी तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक में आते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा है उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक या और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। एक हम चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को समझाया गया है। तो आइए हम एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं। पॉज करो। आइए अब हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्यतः 3 वर्गों में संरचना की जाती है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन और खनन को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में निर्माण, गैस, बिजली और उद्योग को शामिल किया जाता है। अब उद्योग को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो मोटे तौर पर 3 भागों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग होते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः सेवाएं आती हैं। तो इन सेवाओं में बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब आइए हम अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, अब विभिन्न देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, हम उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं किन किन देशों में अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है और किन किन देशों में उस अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, वह पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। पॉज। तो अभी हमने अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में जाना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों में सामान्यतः वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कृषि से संबंधित क्रियाएं आती हैं, द्वितीय क्षेत्रक जिसमें से व्यापार से संबंधित क्रियाएं आती हैं, गैस, बिजली, ये सब क्रियाएं, विनिर्माण क्रियाएं आती हैं, और जो तृतीय क्षेत्रक है जो मुख्यतः उसमें सेवाएं आती हैं, इस कारण उसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी उस पर नियंत्रण किसका होता है विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था पे। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आइए जानते हैं कि पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर स्वामित्व जो है वह निजी व्यक्ति के पास होता है, पूंजीपतियों के पास होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की ऐसा यह रूप है जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर
समाज का या सरकार का नियंत्रण हो, जो उस देश की सरकार है उसका नियंत्रण हो, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत चीन और क्यूबा आदि देश आते हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के कारण इन देशों में भी इस प्रकार के परिवर्तन में कुछ बदलाव आया है, इसके संरचना एवं स्वरूप में बदलाव आया है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी कुछ कुछ संसाधनों पर जो है पूंजीपतियों का भी नियंत्रण इन देशों में भी स्थापित हो रहा है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत अपना देश जो है भारत आता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत जापान, अमेरिका इत्यादि देश आते हैं। दूसरा है समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंतर्गत चीन और क्यूबा आते हैं। इसमें मुख्यतः शामिल होता है कि इनके उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अब इसके स्वरूप एवं संरचना में बदलाव होने लगा है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी कुछ कुछ संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का आधिपत्य वैश्वीकरण के कारण होने लगा है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का भी स्वामित्व होता है और निजी व्यक्ति दोनों का भी स्वामित्व होता है। जैसे कि भारत में आपको सरकारी विद्यालय भी मिल जाएंगे, निजी विद्यालय भी मिल जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, निजी हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे। यानी जो भी आधारभूत सेवाएं जो हैं वह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। जबकि अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ पे सारे अधिकतर जो चीज़ें हैं वह सरकार के नियंत्रण में और स्वामित्व में होते हैं, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल निजी व्यक्ति ही उसको चलाते हैं, सरकार का उस पर प्रॉपर नियंत्रण होता है, लेकिन मुख्यतः जो है स्वामित्व है वह निजी व्यक्तियों के पास ही होता है। तो अब हम आज के वीडियो में इतना तक ही सीमित रखते हैं। जैसा कि हमने कक्षा 10वीं की पढ़ाई जो है इकोनॉमिक्स शुरू किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। तो हमने अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में जाना, भारत की अर्थव्यवस्था की गतिहीनता के बारे में जाना, और जाना कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक स्वामित्व था और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस दौरान काफ़ी शोषित हुई, इसका दोहन किया गया भारत के संसाधनों का। हमने जाना उपनिवेश के बारे में। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश कोई भी जो देश है वह शासित देश जो है वह उपनिवेश कहलाता है, शासक देश का। जब उसके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं संचालन जो है वह शासक देश जो है शासित देश पर करने लगता है। उसके बाद में हमने अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में जाना था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और जाना कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे सारी क्रियाएं जिनसे आय का सृजन होता है, आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कराती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, विनिर्माण, संचार, ये जितने भी हैं वे सभी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था से मुख्यतः 2 काम होता है। पहला क्या होता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है, और दूसरा जो है रोजगार का सृजन होता है। उसके बाद में हमने अर्थव्यवस्था की परिभाषा आर्थर लेविस के अनुसार जाना, और साथ ही साथ हमने ब्राउन के अनुसार भी जाना, जो संक्षिप्त एवं सटीक परिभाषा है। यानी अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। उसके बाद में हमने ये भी जाना कि अलग अलग क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे कि हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था से बिहार में जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रखंड हैं, उसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं संचालित होती है और जो भी सेवाओं का सृजन होता है वे सभी बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल होते हैं। उसके बाद में हमने अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको मुख्यतः 3 संरचनाओं में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जो है या द्वितीय क्षेत्रक, और तीसरा जो है वह तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक यानी टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। उसके बाद में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं, विभिन्न देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी जापान और अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः चीन और क्यूबा में पाई जाती है, लेकिन इसके संरचना में भी अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हमने जाना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में मुख्यतः और इसके पड़ोसी देशों में भी, जैसे बांग्लादेश में या कई अन्य देशों में भी जो है पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार का भी स्वामित्व होता है और निजी व्यक्ति का भी स्वामित्व होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि पहला आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। जैसे कि हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे तो वो मौद्रिक प्रणाली थी, उसके बाद में जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तो मौद्रिक प्रणाली विकसित हो गई। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में सतत विकास की अवधारणा को समझेंगे, योजना आयोग के बारे में जानेंगे, उसके जगह अब नीति आयोग ले ली है। इन सभी पहलुओं को अगले वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को BSEB सोशल स्टडीज, BSEB सोशल स्टडीज को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ और गुणवत्तापूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।